नमस्ते दोस्तों। आज हम अपने प्रोनाउन में जो कल हम कर चुके थे, कल से आगे आज हमारा शुरू होगा रिलेटिव प्रोनाउन। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा रिलेटिव प्रोनाउन। हेडिंग डालेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, शायद ये कैमरे से बाहर है। अब शायद बच्चों को चमक रहा होगा कैमरे में। रिलेटिव प्रोनाउन आपको क्या डालना है, हेडिंग डालना है, लिख लीजिए आप रिलेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं। हु, विच और दैट। हु, विच और दैट, हु, विच और दैट, ये तीनों ही शब्द जो हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये रिलेटिव प्रोनाउन। ये तीनों ही शब्द हमारे कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। अब मैं आपको बताता हूं कि ये इसका इन तीनों ही शब्दों का नाम रिलेटिव प्रोनाउन रखा है तो क्यों रखा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन क्यों कहलाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि ये जो शब्द हैं तीनों ही, इनको रिलेटिव प्रोनाउन क्यों कहा गया है। रिलेटिव, रिलेटिव का आप मतलब समझ ही रहे होंगे। रिलेटिव का मतलब होता है रिलेट करने वाला। रिलेटिव का मतलब होता है रिलेट करने वाला, मीन्स संबंध स्थापित करने वाला। तो अब इन तीनों शब्दों का नाम हमने रिलेटिव प्रोनाउन क्यों रखा, मैं एक सेंटेंस लिख के ये सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इन तीनों शब्दों का नाम रिलेटिव प्रोनाउन क्यों है। तो मैं सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा आई सा द बॉय हु अब्यूज्ड यू। आई सा द बॉय हु अब्यूज्ड यू, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है और आपको इसमें चमक रहा होगा यहां पर एक शब्द है हु। ये क्या है? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि ये तीन शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। तो इनमें आपने देखा कि हु इस सेंटेंस में प्रयोग किया गया है, जो कि हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसको रिलेटिव प्रोनाउन क्यों कहा जाता है, इसको रिलेटिव प्रोनाउन क्यों कहा जाता है, ये हमें अब देखना है। यहां देखिए, ये हमारा शब्द है जिसको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसके बाद एक एक्शन हुआ है, कोई भी एक्शन है ना, चाहे आपका अब्यूज यहां लिखा है गाली देने का एक्शन है, कोई भी एक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। इस एक्शन का, जो भी यहां एक्शन है, इस एक्शन का ये शब्द संबंध स्थापित करता है इससे पहले दिए गए नाउन या प्रोनाउन से, इससे पहले दिए गए नाउन या प्रोनाउन से। इस ये जो शब्द यहां लिखा है हु, विच या दैट, जिसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कह रहे हैं, इस शब्द का ये जो एक्शन है, इस एक्शन का इस शब्द से संबंध स्थापित करने का काम ये रिलेटिव प्रोनाउन करता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन करता है। इसीलिए ये इससे इसका संबंध स्थापित करता है, इसलिए इसका नाम रखा हमने रिलेटिव प्रोनाउन। क्या नाम रखा? रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहां कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो इस नाउन या प्रोनाउन को हम इस शब्द का, मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन का क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। क्या कहेंगे? एंटीसीडेंट। क्या कहेंगे? एंटीसीडेंट। अब मैं आपको सही भाषा में समझा देता हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने बाद दिए गए एक्शन का संबंध अपने एंटीसीडेंट से स्थापित करता है। जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, चाहे वो हु हो, चाहे विच हो या दैट हो, ये अपने बाद दिए गए एक्शन का संबंध स्थापित करता है अपने से पहले दिए गए एंटीसीडेंट के साथ। तो इसलिए इसका नाम हमने रखा रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये रिलेशन स्थापित करता है अपने बाद दी गई वर्ब का या एक्शन का अपने एंटीसीडेंट के साथ। ये एंटीसीडेंट इसका नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो इस एंटीसीडेंट का संबंध स्थापित करता है अपने बाद दी गई वर्ब से, तो इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या नाम रखा? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या नाम रखा? रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि इसको रिलेटिव प्रोनाउन क्यों कहा जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिए जरा। रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच तथा दैट रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। हु, विच तथा दैट रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं।
हु विच तथा दैट रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब हमने सीखा रिलेटिव प्रोनाउन कहते क्यों हैं, तो इसको इस बात को लिख लीजिए, ध्यान रहेगा बाद तक, क्योंकि अपने बाद दी गई वर्ब से अपने एंटीसीडेंट का संबंध स्थापित करने का काम करता है, तो इसलिए इसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, इसलिए इसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहां पर इसका एंटीसीडेंट क्या हो सकता है, या तो कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। तो नाम इसका हमें ध्यान रहना चाहिए, क्या नाम होता है इसका, एंटीसीडेंट। किसका एंटीसीडेंट है ये, इस रिलेटिव प्रोनाउन का, इस रिलेटिव प्रोनाउन का क्या है ये, एंटीसीडेंट। मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, ध्यान रहेगी। क्लियर है, एंटीसीडेंट चमक रहे ना, एंटीसीडेंट। हाँ, अब तो अपने हिसाब से लिख लो। देखो, रिलेटिव प्रोनाउन अपने बाद दिए गए एक्शन का संबंध अपने एंटीसीडेंट से स्थापित करता है। ठीक है, अब लिखेंगे निम्न तीन शब्द रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, हु विच और दैट। निम्न तीन शब्द रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इनके अलावा देखो रिलेटिव प्रोनाउन हुम भी होता है, लेकिन हुम क्या है, वो हु का ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए मैं उसको आपको अलग से समझाऊंगा ही। जब हु और हुम में अंतर समझेंगे तो वो बात हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, चलो ये लिखेंगे निम्न तीन शब्द रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, हु विच और दैट, हु विच और दैट। अब चलिए मैं इसको हटा देता हूं और दोबारा से आपको समझाता हूं। इसी बेस पे मैं आपको सेंटेंस समझाने की कोशिश करता हूं जो एग्जाम में कई बार आ जाता है और हम उस चीज पे ध्यान नहीं देते, हल्के में उस बात को ले लेते हैं। तो जरा उस चीज को ही सबसे पहले आप समझ लो कि क्या क्वेश्चन हमारा कभी कभी बन जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन आपको पहले समझ में आए या ना आए, लेकिन वो क्वेश्चन फिर भी आप समझ लो कि किस आधार पे कभी कभी इसमें क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, I saw the place which my uncle bought। एक सेंटेंस लिखा है I saw the place या I saw a place which my uncle bought, एक सेंटेंस लिखा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर द आना चाहिए या ए आना चाहिए, क्या आना चाहिए, द आना चाहिए या ए आना चाहिए। अब एक और मैं सेंटेंस लिखता हूं, एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं। जैसे मैंने लिखा आई मेट द या ए बॉय हु कॉल्ड यू, ये एक सेंटेंस लिखा। अब इसमें बताओ जरा, द आना चाहिए या ए आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ए या द। अब देखो, जब भी इस तरह का आपको सेंटेंस मिल जाए, जब भी इस तरह का आपको सेंटेंस मिल जाए, अगर यहां पर आपका सॉरी यहां पर आपका जो एंटीसीडेंट है वो क्या है, लिविंग है। क्या है, लिविंग। लिविंग का मतलब होता है कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, तो यहां निश्चित रूप से आपका क्या आएगा, द आएगा। क्या आएगा, द। अब ये क्यों आता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन समझाने से पहले मैंने आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर मैं, कि कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, और कभी कभी क्या अधिकतर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये मिलता ही है हमें। तो हमने देखा यहां पर एक एंटीसीडेंट है जो कि क्या है, एक पर्सन है। पर्सन मींस व्यक्ति है। तो जब भी यहां पर एंटीसीडेंट आपका क्या होगा, व्यक्ति होगा, तो यहां निश्चित ही द आएगा। क्यों आता है द। अब देखो यहां पर इस एंटीसीडेंट का वर्णन हमने किया ना, इस रिलेटिव प्रोनाउन की सहायता से हमने इसका वर्णन किया। तो जिस भी नाउन का हम वर्णन कर देते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाता है, स्पेसिफाई हो जाता है ना, स्पेसिफाई हो जाता है, हमारे लिए परिचित हो जाता है। तो जब भी कोई नाउन हमारे लिए परिचित हो जाता है तो फिर हम क्या यूज करते हैं, उससे पहले द का यूज करते हैं। अगर हम यहाँ ए का यूज करेंगे तो हो जाएगा आई मैट ए मैन हु कॉल्ड यू। इसका मतलब तुम इसे जानते थे, लेकिन फिर भी तुमने इसके साथ में क्या लगा दिया, ए लगा दिया। तो ऐसा कोई भी नाउन जो स्पेसिफाई हो जाता है, जो स्पेसिफाई हो जाता है, उससे पहले हम कभी भी ए का प्रयोग नहीं करते, द का प्रयोग करेंगे। तो इस कंडीशन में आप हमेशा ही क्या यूज करोगे, द। क्या यूज करोगे, द। लेकिन अगर हमारा जो एंटीसीडेंट है वो नॉन लिविंग है, क्या है, नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग के साथ में ए का यूज और द का यूज हम दोनों ही सही मानते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग के साथ में ए और द का यूज दोनों ही सही माना जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति है कोई, व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से क्या आता है, द ही आता है। बात क्लियर है।
चलो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब मैंने आपको बताया कि हु, विच और दैट क्या कहलाते हैं, हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। हु, विच और दैट क्या कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। हु, विच और दैट क्या कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसमें देखिए लिख के बताता हूं मैं कि हु और विच का प्रयोग कैसे होता है और दैट का प्रयोग कैसे या किसके लिए किया जाता है। ये बात जो मैंने बताई समझ में आ गई? आ गई ना? देखो अब मैंने लिखा हु, मैंने लिखा विच और मैंने लिखा दैट। हु, विच और दैट। यहां पर एक बात समझ लीजिए, हु का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, हुम होता है। क्या होता है, हुम। हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम होता है। हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखवाए थे ना मैंने पिछली क्लास में, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस लिखवाया था ना। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, तो ऐसे हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम होता है। इसको ध्यान रखना। अब इसमें देखिए अगर हम बात करें तो हु का जो यूज हम करते हैं, हु का यूज जो हम करते हैं, हु का यूज होता है मनुष्य के लिए, मीन्स पर्सन के लिए, मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए। हु का यूज हम क्या करते हैं, किसके लिए करते हैं, मनुष्य के लिए करते हैं। काय के लिए करते हैं, मनुष्य के लिए। अगर बात हम करें विच की, तो विच का प्रयोग हम करते हैं पशु पक्षी के लिए, पशु पक्षी या किसी नॉन लिविंग के लिए, पशु पक्षी या किसी नॉन लिविंग के लिए, पशु पक्षी या किसी नॉन लिविंग के लिए। तो इसका मतलब आप विच का प्रयोग किसके लिए करेंगे, या तो कोई एनिमल हो, बर्ड हो या नॉन लिविंग हो, एनिमल हो, बर्ड हो या नॉन लिविंग। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, विच। क्या यूज करेंगे, विच। और अगर हम बात करें दैट की, अगर हम बात करें दैट की, तो दैट का एक स्पेशल यूज होता है, ये बहुत अच्छा है और यही ज्यादा एग्जाम में हमारे आता है, यही हमारे ज्यादा एग्जाम में आता है। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, ए या दा में क्वेश्चन आता है, ए यूज करेंगे या दा यूज करेंगे, वो बात समझ में आ गई। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसा आएगा, जो कभी कभी छोटे एग्जाम में भी आ जाते हैं ना क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जब हम इनका प्रोनाउन का यूज करेंगे, जो आपका एग्जाम है, एनडीए है, जो आपका सीडीएस है, एयरफोर्स है, या एसएससी का सीजीएल एग्जाम है जो कि आप तैयारी कर रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए जिस लेवल का क्वेश्चन आता है वो हम अभी शुरू करेंगे। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो आपके छोटे एग्जाम में, अगर आप छोटा एग्जाम कोई देते हैं, कोई भी देता है, तो किस तरह का क्वेश्चन और आ सकता है। कभी कभी देखिए मैंने आपको बताया कि हु का यूज कैसे होता है, मनुष्य के लिए। विच का यूज कैसे होता है, एनिमल, बर्ड या नॉन लिविंग के लिए। इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, लिविंग आ जाएगा। लिविंग देखिए क्या होता है, बर्ड और एनिमल भी होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ क्या नहीं लिखा, मैंने यहाँ लिविंग नहीं लिखा, मैंने यहाँ सीधे ही क्या लिखा, मैंने लिखा सीधे यहाँ पर मनुष्य के लिए। क्या लिखा, मनुष्य के लिए। तो अब जरा एक सेंटेंस में लिख रहा हूं बोर्ड पर, मैंने लिखा आई saw a dog, I saw a dog who was barking on the road। ये एक सेंटेंस है। अब पहला जो एरर आ जाएगा, वो जो छोटे एग्जाम के लिए मैं आपको बता रहा हूं, पहला एरर आपका, अगर आपको इसमें कहीं एरर दिखाई दे रहा हो तो जरा मुझे बताओ। हु दे रखा है इसमें, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, विच आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एनिमल। क्या है, एनिमल। तो एनिमल के लिए हम हु का यूज नहीं करते, एनिमल के लिए क्या यूज होता है, विच का यूज होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विच आ जाएगा। तो पहला जो आपका एरर आ सकता है, जो कि छोटे एग्जाम में ज्यादा आता है, वो इस तरह का आपका एरर आ सकता है। ठीक है, क्या करते हैं वो मिसप्लेस कर देते हैं। मान लीजिए आपको क्या करना है, पर्सन आपको दे दिया, तो पर्सन के लिए आपको क्या यूज करना है, आपको पता है हु का यूज करते हैं। ऐसे एनिमल, बर्ड या कोई नॉन लिविंग दे दिया, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। तो विच की जगह वो क्या दे देंगे, हु दे देंगे। तो इस तरह का कभी कभी एरर हमारे सेंटेंस में आ जाता है। तो आप भी मान के ही चलिए आ सकता है, ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकता। तो कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाती, सारी चीजें हमें साथ लेके चलनी पड़ती हैं। तो चलिए ये बात समझ में आ गई। दूसरी तरह का क्वेश्चन आपका इस तरह का बन सकता है। अब हम शुरुआत करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जो आपके एग्जाम में सीधे ही इफेक्ट करता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में सबसे पहले हम यूज करेंगे हु और हुम का। क्या यूज करेंगे, हु और हुम का। यूज ऑफ हु, हुम, किस प्रकार से हम हु और हुम का यूज करते हैं, ये हम सीखेंगे सबसे पहले। देखो भाई, मैंने अभी आपको बताया कि हु क्या होता है, सब्जेक्टिव, है ना,
हु क्या होता है सब्जेक्टिव और whom क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस। ये होता है ना, whom क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है। बात समझ में आई ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि who का यूज तो हम सब्जेक्ट के लिए करेंगे और whom का यूज हम करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए। काहे के यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए whom का यूज करेंगे। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा I met a player, I met a player, I met a player, the player was tired। एक सेंटेंस से लिखा है, एक और सेंटेंस में लिख रहा हूं इसके नीचे, 2-3 सेंटेंस में लिखूंगा समझाने के लिए। एक और सेंटेंस मैंने लिखा I bought I saw a boy, I saw a boy I offered him tea, I saw a boy I offered him tea। ठीक, ये 2 सेंटेंस है, आपको दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन दोनों ही सेंटेंस को रिलेटिव प्रोनाउन मतलब दोनों में पर्सन है, तो इसका मतलब इनको दोनों को ही हमें हु से जोड़ना होगा या whom से जोड़ना होगा। तो अब जरा दोनों ही सेंटेंस में मुझे बताओ कि अगर मैं पहले सेंटेंस को इस रिलेटिव प्रोनाउन से, मीन्स ये एंटीसीडेंट हो जाएगा, ये आपका जो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है जो भी आप इसको डिसाइड करते हैं, है ना, तो इस रिलेटिव प्रोनाउन से हु का यूज करूंगा या whom का यूज करूंगा, दोनों ही सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? दोनों ही सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए मुझे हु का यूज करना है या whom का यूज करना है, तो ये आप लोगों को बताना है। चलिए पहला सेंटेंस अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, आई मेट अ प्लेयर। अगर कहीं भी आपको गलती लगती है तो आप बताना मुझे कि ये गलती है। आई मेट ए प्लेयर, अब मुझे यहाँ क्या लगाना, हु या whom, बताओ जरा क्या यूज करूंगा मैं, हु। अब मैंने हु का यूज किया तो क्या ये लिखना है मुझे, इसी की जगह तो ये आ गया ना, हु वॉज टायर्ड। क्लियर। अब मुझे बताओ इस सेंटेंस में कोई गलती है? क्या है? आवाज आ रही, थोड़ी बोलो, क्या गलती है? अगर लग रहा है तो थोड़ी तेज आवाज में बोल लो, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बोलो। नहीं है एरर? समझ में नहीं आया एरर या है ही नहीं? गलती नहीं लग रही। अच्छा, कितने ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया कि गलती, जिन 2-3 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कहते हैं सही है ना, और एक वो जिन्हें लगता है कि हाँ ये गलती हो सकती है, और एक वो जिन्हें पता है कि हाँ ये गलत है। तो जरा वो कितने हैं जिन्हें पता है कि हाँ इसमें ये चीज गलत है? कौन है? एक ही जगह क्या आएगा, दा। तो इसका मतलब आपने बताया आशुतोष के एक ही जगह क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा। एक ही जगह क्या आ जाएगा, दा। अब ऐसे कितने हैं जो ये कह रहे हैं कि इसमें कोई गलती नहीं है? 2-4 हैं ऐसे भी। तो चलिए यहाँ पर मैंने अभी आपको क्या समझाया था, ये समझाया था जब ये पर्टिकुलराइज हो जाता है, मीन्स स्पेसिफाई हो जाता है। तो इस समय तो स्पेसिफाई हो गया नहीं, तो इसका मतलब यहाँ ए का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि क्या है, पर्सन है, मीन्स व्यक्ति है। तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, दा। आ गया। तो ये चीज़ तो आपने ठीक ही लगा दी इसमें। अब चलिए दूसरे की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा आई सा अ बॉय, तो इसका मतलब मैं यहाँ सीधे ही क्या लिख सकता हूँ, दा लिख सकता हूँ। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ दा। आई सा द बॉय, आई सा द बॉय। अब यहाँ क्या लिखूं मैं, whom या who? क्या आएगा, whom। क्या आएगा, या who? सचिन बताओ, अच्छा क्यों आएगा इसमें whom, जरा बताओ। अच्छा, तो इसलिए यहाँ तो देखो द प्लेयर है तो भी who आ गया। अब देखो मैं समझा देता हूं, यहां पर क्या आएगा, whom। क्या आएगा, whom आएगा। क्या आएगा, whom। क्या आएगा, whom। क्या आएगा, whom। अभी समझाता हूं मैं क्यों आया whom। अब आगे नीतीश ये बात समझ में आई क्यों आया whom, ये नहीं आया, भी समझ, चलो अभी समझाता हूं। आई ऑफर्ड, ये हट जाएगा यहां से टी, ये तो अधिकतर को तो समझ में आ गई ना, जिनको नहीं समझ में आई मैं समझा देता हूं। देखो यहां पर ये एक एक्शन है, ये एक एक्शन है, यहां पर भी एक ये एक्शन है कि नहीं, ये वाला है, मीन्स वर्ब है, वर्ब तो है ना, एक्शन भले ना हो वर्ब तो है। अब देखो यहां पर इस वर्ब का
सब्जेक्ट, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? प्लेयर है ना, तो इसका मतलब हमने सब्जेक्ट हटाया तो सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट ही लिखेंगे, है ना। लेकिन यहां देखो इस ऑफर का सब्जेक्ट कौन है? आई। तो ये सब्जेक्ट है तो फिर एक और सब्जेक्ट थोड़ी लिख देंगे हम यहाँ पर ये जो बॉय है ना, इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर। तो अगर हम ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट ही लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट ही लिखा जाएगा ना। अब देखो इस वर्ब का सब्जेक्ट तो ये है, अब एक और सब्जेक्ट थोड़ी लिख देंगे, अब हमें क्या लिखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। बात आई ना समझ में? तो इस तरह से हम अंतर करते हैं कि यहाँ हु आएगा या हुम आएगा, हु आएगा या हुम आएगा। जब इस वर्ब का यहाँ पर सब्जेक्ट, इस वर्ब का यहाँ सब्जेक्ट है जिसके लिए हम इस रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं तो सब्जेक्ट ही आएगा। अगर हम ऑब्जेक्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ही आएगा, मीन्स हुम आएगा। तो दोनों में अंतर समझ में आया? दोनों में अंतर समझ में आ गया ना? आ गया? आया नहीं आया? चलो और सेंटेंस लिखते हैं अभी। ये सेंटेंस लिखा है बोर्ड पर। अब देखिए, मोहित इनवाइटेड ए स्टूडेंट, यू मेट हिम इन द क्लास। मोहित इनवाइटेड ए स्टूडेंट, यू मेट हिम इन द क्लास। अब एक बात बताओ, यहां हमें दोनों ही सेंटेंस को या तो हु से या हुम से कनेक्ट करना है, रिलेट करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ हुम लगाऊंगा या हु लगाऊंगा, जरा बताओ। हुम आएगा। क्यों? देखो क्यों आएगा हुम, क्योंकि ये जो स्टूडेंट है ना, अब समझो इस बात को समझो, ये जो स्टूडेंट है ये अगले सेंटेंस में सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? अभी मैंने क्या बताया था, जो भी हम हु या हुम का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है? इसका एंटीसीडेंट होता है। ये जो शब्द लिखा है ये इस रिलेटिव प्रोनाउन का क्या होता है? एंटीसीडेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप समझ रहे हो ना। तो यहां पर जो भी लिखा जाएगा वो ही, मीन्स ये बंदा वो ही होगा, ठीक आई ना बात समझ में? तो यहां पर ये स्टूडेंट कौन है? स्टूडेंट क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। क्या है ये? ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट थोड़ी है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब अगर मैं इसे जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? होम, और ये हट जाएगा यहां से। तो क्या हो जाएगा? मोहित इनवाइटेड द स्टूडेंट हुम यू मेट इन द क्लास। आई बात समझ में? आ गई ना? आ गई? अब क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, अब ये देखेंगे। ये बात तो समझ में आ गई ना? अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा ये देखेंगे। अगर सब्जेक्ट की जगह लिख रहे हैं तो सब्जेक्टिव केस आएगा, अगर ऑब्जेक्ट की जगह लिख रहे हैं तो क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा ये जरा देख लेते हैं एक बार। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा ये जरा मैं एक बार दिखा देता हूं। जैसे सेंटेंस लिखा है, ये एक सेंटेंस लिखा है ना। दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, आई
ये दूसरा सेंटेंस है, एक और लिखा मैंने। ये 3 सेंटेंस है, ठीक है। इन तीनों में आपको बताना है कि हु आएगा या हुम आएगा, हु आएगा या हुम, हु आएगा या हुम, ठीक है। तो चलो पहले की बात करते हैं। पहले में क्या आना चाहिए? हु आना चाहिए। कैसे पता चला हमें? अब देखो बहुत आसान हो गया। अब वो जो हमने सीखा वो एक हमने क्या करा था, देखो रटने के लिए हम ऐसे रट सकते थे। रटने के लिए मैं क्या बता सकता था? रटने के लिए बता सकता था अगर यहाँ वर्ब से पहले कोई सब्जेक्ट है तो यहाँ हुम आ जाएगा, अगर वर्ब से पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हु आ जाएगा। रटने के लिए हम ऐसे भी रट सकते थे, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको जरूर समझाना कि भाई अगर ऐसे आ रहा है तो क्यों आ रहा है, अगर ऐसे आ रहा है तो क्यों आ रहा है। अब देखो मान लो ये वर्ब है, इससे पहले कोई सब्जेक्ट है नहीं है, तो इसका मतलब इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए कि नहीं? तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ये आ गया, आ गया कि नहीं? अब देखो, अब देख लो तुम, रवि अब्यूज द बॉय हु ज्वाइन द क्लास। इसका मतलब यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम करेगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के लिए बात कही गई। रवि उस व्यक्ति से मिला, उस लड़के से मिला, है ना, जिसने क्लास ज्वाइन कर दी। क्लास ज्वाइन करने का काम किसने करा था? इस लड़के ने ही करा था। तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? हु आ जाएगा। अब यहाँ जाओ, आई सपोर्टेड द मैन, हु या हुम। अब देखो यहाँ क्या है? सब्जेक्ट तो है ही, इस वर्ब का सब्जेक्ट तो दे ही रखा है, इस वर्ब का सब्जेक्ट दे रखा ना। जब इस वर्ब का सब्जेक्ट दे ही रखा है तो एक और सब्जेक्ट थोड़ी लिखेंगे हम, एक और सब्जेक्ट थोड़ी लिखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, है ना। अब देखो कार्य करने वाला कौन है? कार्य करने वाला तो कोई और ही है ये यहाँ पर। इसका मतलब ये कौन था? ये कोई ऑब्जेक्ट होगा, मीन्स ये वाला, है ना। अगर ये व्यक्ति ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या आएगा? हुम। क्या आएगा? हुम। बात समझ में आई? दूसरा, रटने वाला। अगर आपको एग्जाम में बिल्कुल बढ़िया करके सही करना है, एकदम से सही करना है, तो आप देख लो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है तो हुम आएगा, सब्जेक्ट नहीं है तो हु आएगा। सब्जेक्ट है तो हुम आएगा, सब्जेक्ट नहीं है तो हु आएगा, ठीक है। तो ये हम ऐसे भी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बात समझ ली जाए, समझ के करना ज़्यादा बेहतर होता है। अब देखो यहाँ पर अगर इस सेंटेंस को हम देखें, कॉल द कैंडिडेट, कॉल द कैंडिडेट हु या हुम यू थिंक इज बेटर फॉर द पोस्ट। अब यहाँ क्या आएगा? क्या आएगा? हु। क्या आएगा? हु आएगा। यहां पर तो सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट कहां होता है? वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब है ना, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है ना। तो इसका मतलब अभी कार्तिक समझे नहीं बात को, समझ गए ना। ये वर्ब है, वर्ब से पहले क्या है? सब्जेक्ट है। अब बताओ क्या आएगा यहाँ? क्या आएगा? क्या आएगा? हुम, हु आएगा। ये इधर से हुम और इधर से WHO, हु। और बताओ भाई, देखो एक चीज देखो, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी वो जो एग्जाम पेपर तैयार करते हैं वो हमें धोखा देने की कोशिश करते हैं। अब समझना, कभी कभी वो क्या करते हैं, कभी कभी वो कुछ फालतू की चीज दे देते हैं, जैसे यू थिंक दे दिया, आई थिंक दे दिया, है ना, जैसे इट अपीयर दे दिया, है ना, आई फील दे दिया, आई फेल्ट दे दिया। तो ये जो पूरा जो लिखा है ना, सब्जेक्ट और ये वर्ब, इस पूरे हिस्से का, इस पूरे ही सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं होता। ये वो फालतू जोड़ देते हैं कभी कभी। क्या जोड़ देते हैं? फालतू। अगर तुम इसे हटा भी दो तो भी क्या इस सेंटेंस पे कोई फर्क पड़ा? फर्क पड़ा कोई? सेंटेंस को पढ़ तो लो, जब भी तो पता चलेगा फर्क पड़ा नहीं पड़ा। पढ़ो सेंटेंस, कॉल द कैंडिडेट, अब इसको हटा दो, हु इज बेटर फॉर द पोस्ट, या आप कह दोगे हुम इज बेटर फॉर द पोस्ट? नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो वर्ब है ये इसका सब्जेक्ट है, इस वर्ब का भी तो सब्जेक्ट चाहिए ना हमें। इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या होगा? ये होगा, होगा कि नहीं, है ना। कभी कभी क्या करते हैं, देखो ये कलाकारी कर देते हैं, एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस है, वो कलाकारी कर देंगे, यहाँ पर एक ऐसे शब्द समूह मीन सब्जेक्ट और वर्ब दे देंगे, सब्जेक्ट और वर्ब दे देंगे जिसका इस पूरे सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं होता, जिसका इस वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता, कंफ्यूज करने के लिए। तो बात समझ में आ रही है ना। तो जब इस तरह का कोई भी चीज वो दे दें तो समझ लेना
कि वर्ब के तुरंत बाद कभी वर्ब नहीं आती, थिंक और फिर वर्ब। ये क्या भाई, ये थिंक वर्ब एक और वर्ब, तो कभी ऐसे देखा सेंटेंस? नहीं देखा ना। ये वर्ब है, इसके बाद एक और वर्ब आ गई। कभी देखा आपने यू थिंक इज बेटर? नहीं। इसका मतलब ये तो फालतू की चीज है ना। तो जब इस तरह का कोई भी ऐसा ड्रामा वो दे दें, ड्रामा कर दें, मीन्स मिसलीड करने की कोशिश करें, तो समझ लेना कि यहां पर क्या आएगा, इस वर्ब का सब्जेक्ट मीन्स हु। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई ना। चलिए आज के लिए हम इतना ही। अब अगली क्लास में हम कल रिलेटिव प्रोनाउन को और अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।